गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेस्मा हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज के अपने वीडियो का विषय है व्यंजन वर्ण। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें मैंने आपको कंठ स्थान, तालु स्थान, मूर्धा स्थान, दंत स्थान, ओष्ठ स्थान के बारे में बता दिया है। पिछले वीडियोज़ में बता दिया है। आज की वीडियो में व्यंजन वर्ण में हम देखेंगे कि नासिक स्थान से किस वर्ण का उच्चारण होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि कंठ स्थान से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, तालु स्थान से कौन से का होता है, मूर्धा स्थान से कौन से का होता है, दंत स्थान से कौन से का होता है और ओष्ठ स्थान से कौन से का होता है। तो नेक्स्ट आज अपने उसी उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण है उसी में आगे देखते हैं। नासिका स्थान से किस वर्ण का उच्चारण होता है, जिसको नासिक वर्ण कहते हैं। नासिक स्थान से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको नासिक वर्ण कहते हैं। इसका एक सूत्र बनाया है नासिका अनुस्वार से। नासिका अनुस्वार से यानी अनुस्वार युक्त जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिक वर्ण उसको माना जाता है। नासिक स्थान उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। ठीक है। एक तो कौन सा अनुस्वार युक्त जो वर्ण है उसको नासिक वर्ण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसका उच्चारण स्थान नासिका स्थान है, इसलिए। दूसरा एक सूत्र देखिए मैंने बनाया है, ये मणनानम नासिका। ये मैं ड़ ण न, इनका जो उच्चारण होता है, यानी अपने जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का जो पंचम वर्ण है, जैसे च वर्ग का पंचम वर्ण ये है, प वर्ग का पंचम वर्ण मैं है, क वर्ग का ड है, ट वर्ग का ण है, त वर्ग का न है। ये पांचों वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, इसीलिए ये नासिके वर्ण में आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है, इसीलिए इसको नासिके वर्ण कहते हैं। तो ध्यान रखने की बात है, एक तो अनुस्वार युक्त वर्ण यानी अनुस्वार, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण किस में आएगा? नासिके वर्ण में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका है, इनका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है। अब एक विशेष बात देखिए, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। कैसे? ये है वर्ग अपने वर्ग के साथ भी रखे जाते हैं। एक तो ये जो वर्ण होते हैं, ये जो वर्ण होते हैं ये अपने वर्ग के साथ भी रखे जाते हैं तथा नासिके में भी शामिल किए जाते हैं। यानी ये जो पंचम वर्ण होते हैं, जैसे ड़ है, ड़ क वर्ग में रखा जाएगा, ड़ क वर्ग में भी रखा जाएगा, ये च वर्ग में रखा जाएगा, ण ट वर्ग में रखा जाएगा, न त वर्ग में रखा जाएगा और मैं प वर्ग में भी रखा जाएगा, और उन वर्गों में रखा जाएगा, और नासिक के स्थान वाले भी इनको माने जाएंगे। तो अपने वर्ग के साथ साथ ये अलग अलग हो गए और यहाँ सब किस में आ गए? नासिक के वर्णों में आ गए। तो ये दोनों बात लागू होती है इन पर। तो देखिए, परंतु परीक्षा में दोनों विकल्प एक साथ आने पर, यदि परीक्षा में दोनों विकल्प एक साथ हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊँ, ण वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाए कि ण वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, तो ण वर्ण किस में आता है? ण वर्ण, जो ण वर्ण है ये किस में आ जाता है? किस में आ जाता है? ण वर्ण किस में आ जाता है? इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। अब मान लीजिए यदि इसको ये पूछ लिया जाए कि ये मूर्धन्य वर्ण है या फिर नासिक वर्ण है। परीक्षा में यदि ण वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ करके और इन दोनों, ये दोनों ऑप्शन वहाँ मिलते हैं कि ये मूर्धन्य वर्ण है या फिर नासिक वर्ण है, तो देखिए यदि ये दोनों साथ आते हैं तो इसमें सही उत्तर क्या माना जाएगा? नासिका स्थान वाला, यानी इसको नासिक वर्ण ही माना जाएगा। यदि नासिक न पूछकर केवल मूर्धन्य पूछा जाता है तब मूर्धन्य आएगा,
यदि नासिक ऑप्शन उसमें नहीं मिलता है, केवल मूर्धन्य मिलता है, तो मूर्धन्य सही माना जाएगा। दोनों पूछ लेते हैं तो नासिक की माना जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि इसके उच्चारण स्थान दोनों ही हैं। अपने जो ट वर्ग है उसके साथ तो मूर्धन्य है, और पंचम वर्ण में ये नासिक के, तो अलग अलग दोनों पूछे जाते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। यदि नासिके ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल मूर्धन्य मिलता है, तो मूर्धन्य सही है, नासिके मिलता है तो नासिके, लेकिन दोनों साथ आ जाते हैं तो ध्यान रखने की बात है कि ये नासिके वर्ण में ही माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए स्वरों में कुछ स्वर वर्ण ऐसे हैं, कुछ स्वर वर्ण ऐसे हैं जो उच्चारण स्थान में दो उच्चारण स्थानों को एक साथ मिला करके और उनका नाम दिया गया है। जैसे कंठ तालु स्थान, कुछ ऐसे स्वर वर्ण हैं जो दो उच्चारण स्थानों से उनका उच्चारण होता है, जैसे कंठ और तालु, जिनको बोलते हैं कंठ तालव्य। कंठ और तालु दोनों से इनका उच्चारण होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंठ तालव्य वर्ण। जैसे इनका सूत्र मैंने बनाया एदित्तो कंठ तालु। एदित्तो यानी ए और ऐ, ए और ऐ दोनों जो स्वर हैं इनको कंठ तालव्य बोलते हैं, क्योंकि अपन देखते हैं जब संधि करते हैं तो ए किनसे बनता है, ए प्लस ई, ए प्लस ई। तो ए का उच्चारण तो किससे होता है, कंठ से होता है, और ई का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है। यानी ए कंठ वर्ग में आता है और ई तालु वर्ग में आता है। इसको कंठ वर्ण बोलते हैं, इसको तालव्य बोलते हैं, इसलिए ये दोनों से मिलकर बनते हैं तो इनको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए कंठोष्ठ स्थान। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से जिनका उच्चारण होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों से जिनका उच्चारण होता है उसको कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ वर्ण। और इनमें दो स्वरण आते हैं, ओ और औ, ओ और औ, क्योंकि ओ किससे बनता है, ओ बनता है ए प्लस ऊ से। जैसे अपने बोलते हैं ना परोपकार, पर प्लस उपकार, इसमें ए और ऊ से ओ बनता है। तो ए और ऊ, अब ए का उच्चारण स्थान हमने पहले पढ़ा है कि ये कंठे वर्ण में आता है। ए किस में आता है, कंठे वर्ण में, और ऊ किस में आता है, ये ओष्ठ्य वर्ण में आता है। ऊ ओष्ठ्य वर्ण में आता है और ए कंठे वर्ण में आता है, इसलिए ये दोनों से मिलकर बना है। तो ओ और औ को क्या बोला जाएगा, कंठोष्ठ्य वर्ण बोला जाएगा, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए दंतोष्ठ स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण जिनको बोलते हैं दंतोष्ठ्य वर्ण, जिनको बोलते हैं दंतोष्ठ्य वर्ण। इसका एक सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम। वकास्य यानी वह, पीछे ये रे ले वह के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, वह के बारे में नहीं पढ़ा था। तो वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों से, इसीलिए इनको दंतोष्ठ बोलते हैं। और दांत और ओष्ठ दोनों से कैसे हैं, जैसे आप बोलेंगे वह, इसका उच्चारण करेंगे वह, तो यानी इसमें इसका उच्चारण करते हुए होठ भी टकराएंगे और दांत भी टकराएंगे, दोनों टकराएंगे, इसलिए इसका उच्चारण स्थान बोला जाता है दंतोष्ठ स्थान, और इनको बोलते हैं दंतोष्ठ वर्ण। आप उच्चारण करके देखिए। ठीक है। इसके बाद देखिए वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया था वो दो आधारों पर किया गया था, एक उच्चारण के आधार पर और एक प्रयत्न विधि के आधार पर। तो अब आप देखिए प्रयत्न विधि के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है, यानी पीछे हमने पढ़ा था कि किसी वर्ण का उच्चारण करने में अपने मुंह का कोई ना कोई अंग सक्रिय होता है, और जो अंग सक्रिय होता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। अब प्रयत्न विधि में क्या बताया है कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंगों का जो प्रयास करना पड़ता है उसको प्रयत्न कहते हैं। यानी हमारे मुख के जो अंग हैं वो जो प्रयास करते हैं उनको प्रयत्न कहते हैं। और इस आधार पर वर्णों को पुनः 3 आधारों पर विभाजित कर दिया है। किसके आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर। एक बार फिर से इनको 3 भागों में बांट दिया गया है व्यंजन वर्ण को। तो देखिए किन 3 भागों में बांटा है। इन 3 भागों में देखिए पहला है कंपन के आधार पर, दूसरा है श्वास वायु के आधार पर, तीसरा उच्चारण के आधार पर। अब आप देखिए कंपन के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है उनको किस प्रकार बांटा गया है।
तो कंपन के आधार पर, इस आधार पर वर्ण दो प्रकार के माने जाते हैं, दो रूपों में इनको बांटा है। कौन सा? अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, इनको अघोष और घोष भी बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं और घोष वर्ण भी बोलते हैं, तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अब देखिए अघोष वर्ण कौन से होते हैं, जैसे कि नाम से ही जाना चाहिए, घोष का मतलब होता है नाद, उन नाद का मतलब होता है तेज स्वर, नाद का मतलब होता है तेज स्वर। घोष का मतलब नाद होता है, नाद का मतलब तेज स्वर होता है। तो देखिए उच्चारण करने पर नाद व गूंज का कम होना, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उनमें तेज स्वर नहीं गूंजता है, गर्जना नहीं होती है, तेज स्वर नहीं निकलता है, उन वर्णों को बोलेंगे अघोष वर्ण। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, त वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ। ऐसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण एक स है। अब आप इनका उच्चारण करके देखिए, भले ही इसमें स्वर कम गूंजता है। जैसे मान लीजिए अपन बोलते हैं क, तो कोई तेज स्वर नहीं निकलता है, फिर अपन बोलते हैं ख, तो तेज स्वर नहीं निकलता है। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है उनका उच्चारण करने में तेज स्वर नहीं निकलता, गर्जना नहीं होती है, और इनका उच्चारण करते हैं स, श, स, तो इनमें भी नहीं, इसलिए इनको अघोष वर्ण बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 13 है, क्योंकि अपने 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में दो दो वर्ण ये आते हैं, तो 10 वर्ण हो जाते हैं और 3 ये लिए गए, इसलिए ये 13 वर्ण है कुल। ठीक है। इसके बाद आप देखिए सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। सघोष वर्ण परिभाषा क्या है? उच्चारण करने पर नाद या गूंज का अधिक होना, यानी तेज स्वर निकलना। अघोष में तेज स्वर नहीं निकलता है, सघोष में तेज स्वर निकलता है। कैसे? इनमें किन को शामिल किया गया है? इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इनका उच्चारण करेंगे तो अपनी मुंह से तेज ध्वनि निकलेगी। तीसरा वर्ण जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, घ, ड़। च वर्ग का तीसरा वर्ण है जैसे ज, झ, इ, तो इनमें क्या है कि हमारे मुंह से स्वर तेज निकलता है, ज़्यादा गर्जन होती है, आवाज़ ज़्यादा निकलती है, इसलिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष में आएंगे। ये, र, ल, व, है, यानी इनमें जोर देकर बोला जाएगा और आवाज़ ज़्यादा निकलेगी, इसलिए ये सघोष वर्ण माने जाते हैं। इनके अलावा अपने जितने 11 स्वर हैं, स्वरों की संख्या अपनी कितनी है? 11 है, तो 11 स्वर भी किसमें माने जाएंगे? सघोष में। तो ये तीसरा, चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग के 3-3 वर्ण, 15 वर्ण तो ये हो गए, 5 वर्ण ये हो गए और 11 वर्ण, ऐसे टोटल क्या है? 31 वर्ण सघोष वर्णों में आते हैं। और जो अनुस्वार है ये भी सघोष में आता है, अनुस्वार भी सघोष में आता है। धन्यवाद। आगे व्यंजन वर्ण के बारे में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।